हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित, जैसे कि देखिए ये एक पेज है, फिर 2 पेज है, इन दोनों पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न रहेगा उस प्रश्न को करके उसके बाद अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं हम सब। तो आशा है कि आप सबको ऐसे अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर जो दो या दोबारा या तिबारा देने जा रहे हैं वो तो एकदम समझ गए होंगे कि हम क्यों बार बार फेल हो रहे हैं। और सबसे अच्छी ये बात है कि जो पहली बार देने जा रहे हैं, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करके जो प्रीवियस ईयर होता है मैराथन देखकर नहीं पास कर सकते हैं। जान लीजिए, आपको एनसीईआरटी को जो थ्योरी है उसको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना आप भी ऐसे दोबारा तिबारा देंगे। तो आशा है कि समझ में आ गया होगा। जो तिबारा या दोबारा देने जा रहे हैं वो तो समझ गए होंगे। तो जो पहली बार हैं, जिसका पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों, आप अभी टाइम है, टाइम निकाल कर ये थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर से लगा लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से प्रश्न बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, और आज हम सबका ये जो क्लास 7 का 4 क्लास है, इसके पहले क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो पॉलिटी है, जियोग्राफी है और हिस्ट्री है, तीनों खत्म हो गया है और हम सबका 7वां क्लास का 4 चैप्टर चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर जैसे कि हम सब जितने पेज को पढ़ते हैं उस पेज से संबंधित, अर्थात ऐसे करते हैं, उसके बाद जो भी बचता है एक आध दो प्रश्न, उसको हम एकदम लास्ट में उसको एकदम फिक्स कर डालते हैं इसी पेज से या इसी चैप्टर से जो संबंधित रहता है। तो चलिए देखिए, हम सब अपने क्लास की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपना राज्य का विस्तार शुरू किया। किसने? तो जो मुगल थे उन्होंने 16वीं शताब्दी में पूछता है कहाँ से, तो दिल्ली और आगरा से अपना राज्य का विस्तार करना शुरू किया। तो इसको याद रखना, कभी कभी पूछता है कि मुगलों ने कहाँ से अपना राज्य विस्तार करना शुरू किया, तो दिल्ली और आगरा। बस इस बात को ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, जिन जिन बातों को थोड़ा पॉइंट करके आप सबको बताया जाए तो उस पॉइंट को थोड़ा गौर करके और याद करने का प्रयास करना, ठीक है। तो देखिए आगे इतना समझ में आ गया कि जो मुगल थे वो दिल्ली और आगरा से अपना राज्य का विस्तार करना शुरू किया। फिर आगे कितने, 16वीं शताब्दी से। अब उसके बाद 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया उन्होंने। किसने? मुगलों ने प्रशासन के ढांचे, जो प्रशासन के उसने जो ढांचे थे, नियम कानून थे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके उनके राज्य के पतन के बाद, किनके? मुगलों के राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। अर्थात जो मुगलों का पतन हो गया, जब अगला कोई सत्ता आया वो भी उन्हीं को, अर्थात मुगलों के बनाए गए नियमों को ही फॉलो करता रहता था। इतना बात जान लीजिए। आगे है, यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत न रखे, अर्थात उनको भी मानते थे। आगे है, आज भारत के प्रधानमंत्री, आज जो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भारत के जैसे प्रधानमंत्री जो भी बनता है, स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, अर्थात जो तिरंगा रहता है उसको फहराते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इसीलिए इतना बताया गया है कि देखिए मुगल जो थे उनका तो यहाँ पर बताया गया कि उनका जो राज्य था वो तो समाप्त हो गया, पर उनके द्वारा जो बनाए गए धरोहर थे, उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून तो अभी नहीं है, पर जो धरोहर थे आज सभी को अभी भी फॉलो किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए एक है कि उस जो मुगल सम्राट ने बनवाया था, मुगल कानी सम्राटों ने, तो यहाँ पर देखिए जो लाल किला है, तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री जो बनता है वह इसी लाल किले पर जाकर ध्वजारोहण करता है। आगे देखिए, इतना समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, इस वाक्य को
अभी हाँ देखिए, इस वाक्य को हल्के में मत लेना। तो इस वाक्य को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। लिखा गया है, आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब देखिए दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं, इस वाक्य को एकदम याद कर लो, क्योंकि देखिए ये वाला वाक्य अगर पूछा गया है, इसे पूरा 2 लाइन ऐसे उठाकर पूछा गया है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, पूरा तुरंत जान लीजिए, इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए, अब देखिए लिखा है, मुगल कौन थे। अब जो मुगल थे, मुगल कौन थे, तो देखिए ध्यान से दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे एक बार पढ़ेंगे, पढ़कर आप प्रीवियस ईयर करेंगे, या तो पढ़कर जब वहाँ डायरेक्ट जाएंगे, तो आपको अपने अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, लगेगा कि हाँ हम तैयारी किए हैं। पर क्या होता है, बहुत लोग 10 दिन 5 दिन 15 दिन 20 दिन के पहले बस मैराथन मैराथन देखकर जाते हैं, तो यही होता है कि वहाँ बस बाउंस करता है या तुक्का मारकर चले आते हैं, और जाते जाते ही 2 नंबर 4 नंबर से गिर जाते हैं। और ये हर बार होगा दोस्तों, जब से आप ये थ्योरी नहीं पढ़कर जाएंगे। तो देखिए, आप अभी टाइम है, अभी भी बोल रहे हैं टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करो, जाइए प्लेलिस्ट में, एकदम सीरियल सीरियल क्रम वाइज ऐसे है, प्लेलिस्ट बना गया है, विजिट करके आराम आराम एक एक वीडियो 2 2 वीडियो रोज़ देखिए, और आराम से पूरा हो जाएगा। अगर देखिए आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप वीडियो ही देखिए, अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो ये पीडीएफ को ऐसे प्रश्न सहित, ये नहीं कि सिर्फ हम ये थ्योरी सिर्फ भेजते हैं, ये जो प्रश्न लगाए हैं यहाँ पर, प्रश्न सहित हम इसको टेलीग्राम पर भेज देते हैं। तो आप उस टेलीग्राम से जुड़कर इस पीडीएफ को प्राप्त करके, अगर तुम्हारा जब मन करे 10 20 मिनट आधे घंटे इसको टाइम निकाल कर अपना स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आशा है कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, और बिना जान लीजिए थ्योरी पढ़े दोस्तों पास नहीं हो पाओगे, लिख कर ले लीजिए, क्योंकि बहुत लोग सीडीपी हिंदी और जो लैंग्वेज रहता है, बहुत लोग तो देखिए हिंदी उनका रहता है, हो जाता है, जो सेकंड लैंग्वेज लेते हैं बहुत लोग का सेकंड लैंग्वेज में पकड़ नहीं होता, उसमें थोड़ा गिर जाते हैं, फिर आकर यहाँ एसएसटी में गिर जाते हैं। मान लीजिए हिंदी और सीडीपी तो सही रहता है सबका, मान लीजिए किसी का इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज है, तो मान लीजिए उसका सही रहता है, और जो मान लीजिए किसी हिंदी का किसी का फर्स्ट लैंग्वेज है वो सही रहता है, पर मान लीजिए हिंदी पढ़ने वाला कभी कभी इंग्लिश में मिस्टेक कर कर चला आता है, और मान लीजिए कोई इंग्लिश वाला है, वो भी कभी कभी एकदम, मान लीजिए जब इंग्लिश मीडियम से है तो फर्स्ट अपना लेगा इंग्लिश, और सेकंड हिंदी लेगा, तो कभी कभी वो हिंदी में गड़बड़ करके चले आता है, तो यहाँ से कुछ नंबर कट जाती है, और फिर उसके बाद आता है तो एसएसटी में। तो एसएसटी में देखिए, अगर जो थ्योरी ऐसे पढ़कर नहीं गए रहते हैं, उनका यहाँ से नंबर कट जाता है। तो याद रखना दोस्तों, अभी टाइम है, बार बार बोल रहे हैं, पढ़िए अच्छे से। नहीं, वीडियो नहीं पसंद आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, पीडीएफ भेजते हैं, आप उसको टेलीग्राम से जुड़कर अच्छे से अपने मन से पढ़िए। ऐसी बात नहीं है कि हाँ वीडियो ही देखिए हमारा, या किसी का भी, जहाँ से अच्छे मन करे वहाँ से पढ़िए। तो चलिए, आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, देखिए लिखा गया है, मुगल कौन थे। तो देखिए, मुगल 2 महान शासक के वंशज, जो मुगल थे वे 2 महान शासक के वंशज थे। अब देखिए, अभी हम प्रश्न में दिखाएंगे आप सबको, ये पूरा ऐसे लाइन पूछा गया है कि मुगल कौन थे, तो फिर लिखा गया था मुगल 2 महान शासक के वंशज थे। तो इन बातों को याद रखना। आगे अब लिखा गया, देखिए अब दो महान शासक थे, तो अब कौन कौन, तो लिखा गया देखिए, माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। तो याद रखना दोस्तों, अब देखिए ये वाला जो लाइन हम बोले, ये पूछा गया था पहले, ए ऐसे ए ऑप्शन दे देगा, बी में देगा कि माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खा चीन जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों में रहता था। अब देखिए, यहाँ से ऐसे पूरा वाक्य पूछेगा, एक प्रश्न यहाँ पर रख देगा, दूसरा बी ऑप्शन देकर यहाँ रख देगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा देगा कि पिता की ओर से वे ईरान या इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु के बाद 1404 में हुई थी, तैमूर का
1404 में हुई थी वे वंशज थे। तो याद रखना माता की ओर से वे मंगोल थे, माता की ओर से वे मंगोल थे और मंगोल में वो चंगेज खा और चंगेज खा कहाँ का था तो चीन के मध्य एशिया का। चंगेज खा कहाँ का था तो चीन के मध्य एशिया के भागों से था। याद रखना माता की ओर मंगोल थे, माता की ओर से जो मुगल थे वो मंगोल कहे जाते थे और पिता की ओर से क्या कहे जाते थे तो तुर्की। जो पिता के थे तो मंगोलों के, याद रखना देखिए समझने का प्रयास करिए कि जो मुगल थे वे माता, जो मुगल की माता थी वो तो मंगोल शासक की थी, मंगोल शासक की थी। जो पर पिता जो थे, पिता तो तुर्की थे, पिता जो थे तुर्की थे। ईरान और इराक के, वर्तमान समय का ईरान इराक के, और पहले जो ईरान और इराक थे वर्तमान समय जो तुर्की है तो तुर्की के शासक थे। बस इतना याद रखना। और इन बातों को फिर बता रहे हैं दोस्तों, इन इतने वाक्य को, पूरा इतने वाक्य को एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ऐसे पूरा ऐसे 2-2 लाइन उठाकर रखिएगा, आपको अभी प्रश्न में रखा है। तो देखिए इन वाक्यों को फिर से पढ़ लेना। अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आप फिर रिपीट करके बैक जाकर देख सकते हैं। पर इन बातों को याद रखना दोस्तों। आगे देखिए लिखा गया है कि परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो इसको भी देखिए दोस्तों, अभी हम दिखाएंगे। अब बार बार कहने से कुछ है नहीं कि इम्पॉर्टेंट है, देखिए क्योंकि इसी से, यहीं से पूरा सीटेट पूछता है, यही थ्योरी से ही, और पूरा ऐसे लाइन उठा कर देता है। वन लाइनर क्वेश्चन अब गया कि ऐसे पूछ देगा कि इस सन में कौन लड़ाई हुई थी, उस सन में कौन लड़ाई हुई थी, या ये बाबर कौन लड़ाई लड़े थे, ये सब अब प्रश्न गया। ऐसे पूरा कथन और कारक पे ऐसे वाक्य उठा कर देगा। और अगर आप थ्योरी ऐसे नहीं पढ़े रहेंगे तो वहीं धराशायी होकर चले आएंगे। तो आगे देखिए लिखा गया। तो अब जो थे मुगल थे, माता की ओर से मंगोल के थे पर पिता की ओर से तुर्की थे ना, या तैमूर थे। याद रखना तुर्की या तैमूर शासक के थे। तो याद रखना आगे देखिए लिखा गया है कि अब परंतु मुगल अपने को मुगल ना, जो मुगल थे, मुगल ने अपने को मुगल या मंगोल, याद रखना ये मुगल है, मुगल मंगोल ही है ना। मुगल जो थे वे मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो इस बात को याद रखना दोस्तों कि जो मुगल थे ना, तो वे अपने को मुगल, ऐसा नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको जो कोई मुगल कहता था या मंगोल कहता था तो उनको अच्छा नहीं लगता था। इसको याद रखना क्योंकि देखिए ये वाक्य पूरा पूछा गया है, तो इसको याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है ऐसा इसलिए था। अब देखिए ऐसा क्यों था। अब देखिए किसी की माँ मंगोल शासक की थी और अगर उसको मंगोल कहते थे, मंगोल शासक के नाम से संबोधित किया जाता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था। पर अब क्यों नहीं अच्छा लगता था तो यहाँ पर बताया गया। अब क्यों, क्योंकि जो मंगोल शासक थे, यहाँ पर देखिए मंगोल शासक, देखिए क्योंकि चंगेज खा, जो मंगोल शासक चंगेज खा थे ना, खा से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। तो अर्थात जो चंगेज खा थे मंगोल शासक, ये ऐसा होगा कि ये सैकड़ों व्यक्तियों की नरसंहार अर्थात मृत्यु किए थे, अर्थात उनको मौत के घाट उतार दिए थे। इसलिए जान लीजिए जो मुगल थे वे अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो आगे देखिए लिखा गया है फिर कि यही स्मृतियाँ मुगलों की प्रतियोगियों को उजबेगों से भी संबंधित थी ना। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व करते थे। अर्थात मानिए तो मुगल अपने आप को कहलवाना पसंद नहीं करते थे, पर जो पिता की ओर से, या पिता जो तैमूर वंशज के थे, उनको ऐसा हम बोलते थे कि हमें पिता की ओर से संबोधित करिए, अर्थात तैमूर वंशज से जाने जाते हैं जो मुगल हैं उन्हें हम, या वो बोलते थे कि हमें तैमूर के वंशज बोलिए ना। तो तैमूर वंशज होने पर वो गर्व करते थे। तो अगर मान लीजिए मुगलों को कोई बोलता था कि आप किसके वंशज हैं, तो वो माता की तरफ से जो मंगोल थे, ऐसे नहीं बोलते थे हम मंगोल के वंशज हैं, वे बोलते थे हम तैमूर के वंशज हैं, और ऐसा उनको वो बोलकर अपने आप को गर्व महसूस करते थे। तो आगे देखिए लिखा है कि ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस महान पूर्वज
जो ये इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए बताया गया, दोनों रीजन बताया गया कि वो मंगोल को, अपने आप को मंगोल कहलवाना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। तो बताया गया कि जो मंगोल चंगेज खां थे, उन्होंने नरसंहार किया था, अर्थात सैकड़ों आदमियों को मार दिया था। इसके लिए वे अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे और वे अपने आप को तैमूर कहने के लिए गर्व महसूस करते थे। पर अब ऐसा क्यों था कि महसूस करते थे, तो जो तैमूर के वंशज थे, जो तैमूर के वंशज थे, उन्होंने, या जो उनके पूर्वज थे, उनके पूर्वज ने 1398 दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उस समय दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वे अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। किसने? जो मुगल थे, तो मुगल ने अपना वंशावली कुछ चित्र बनाकर किया। याद रखना दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से, बातों को हल्के में मत लेना दोस्तों, वरना बहुत पछताओगे, ये जान लीजिए। तो बता रहे हैं बार बार, ये पूरा ये जो लाइन हम पढ़ रहे हैं या हाईलाइट किए हैं, तो इस वाक्य को, इस जो हाईलाइट किए हैं, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक वाक्य को हल्के में मत लेना दोस्तों। अगर आप एक बार या दो बार इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो पक्का है कि आप धाराशाही होकर चले आएंगे। तो याद रखना दोस्तों, पूरा आपको याद रखना है कि देखिए, उन्होंने, किसने? मुगलों ने अपना जो वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर, अर्थात चित्र बनाकर प्रदर्शन करते थे, और प्रदर्शन किया था, अर्थात दिखलाया था कि हाँ, हम तैमूर वंशज है। ऐसा उन्होंने फोटो खिंचवाकर ऐसे रखे थे। याद रखना, प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था। तो वही अभी जो हमने बताया कि जो प्रत्येक मुगल शासक थे, उन्होंने मंगोलों के साथ नहीं, बल्कि क्या था, तैमूर के साथ अपना फोटो खिंचवाया था। फोटो खिंचवा कर या बनवा कर रखा गया था, अर्थात जो उनका सभा वगैरह रहता था, तो ये सब पूरा मुगल इकट्ठा होकर अपना फोटो खिंचवा कर रखे थे। तो आप आगे देखिए दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अब आगे है मुगल सैन्य अभियान। जो सैन्य अभियान करते थे, अर्थात जब कहीं जाते थे, तो देखिए अब यहाँ से अब देखिए और ध्यान देना, लिखा गया है कि प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक? तो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। तो देखिए, कभी कभी इस समय सन पूछता है, नहीं तो सन नहीं पूछता है, पर इतना बात याद रखना कि मुगल शासक का जो प्रथम था, वह कौन था? बाबर था। बाबर ही मुगल शासक का प्रथम था। तो आगे लिखा गया है कि 1526 ईस्वी से 1530 में जब 1494 में, कितने में? 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया। किसने? बाबर ने जब 1594 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो इस बात को भी याद रखना दोस्तों, क्योंकि अभी जस्ट पूछा गया है, प्रश्न में आपको दिखाएंगे कि जब बाबर ने उत्तराधिकारी, अर्थात जब गद्दी पर बैठा, तो वह कितने साल का था। हालांकि ये इतना हाईलाइट प्रश्न है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 12 वर्ष का था ना, पर इसको याद रखना कि जब बाबर ने गद्दी पर बैठा तो 12 ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, तो इसको याद रखना। और कहाँ पर? फरगाना। याद रखना कहाँ पर? फरगाना में। कितने में? तो 1494 ईस्वी में। आगे देखिए लिखा गया कि मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण, तो जो मंगोल की दूसरी शाखा, अर्थात जो दुश्मन लोग बगल के थे, तो उज़्बेक क्या थे? उज़्बेक के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, अर्थात जो पिता के द्वारा प्राप्त हुआ था, तो उसे वो छोड़नी पड़ी। किस लिए? जो मंगोल शासक थे, वो उज़्बेकों के आक्रमण कर दिए थे उसके फरगाना में, तो इसलिए उन्हें उसको छोड़ना पड़ा ना। आगे देखिए लिखा गया है, अनेक वर्ष तक भटकने के बाद, कौन? बाबर। अनेक वर्ष तक भटकने के बाद उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा किया। तो याद रखना, पहले 1494 ईस्वी में फरगना का राजा बना था 12 वर्ष की अवस्था में। उसके बाद उज़्बेकों ने जब आक्रमण किया तो वह छोड़कर भाग गया। फिर उसके बाद 1504 ईस्वी में
काबुल पर, कहाँ पर, काबुल पर अपना कब्जा किया। आगे है, उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया। तो इस वाक्य को एकदम एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए इस वाक्य को पूछा गया है कि उसने 1526 ईस्वी में कहाँ के, दिल्ली के, कहाँ के, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी कहाँ का था, तो दिल्ली का सुल्तान था, और उसको, यही इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया था। तो देखिए याद रखना कि जो पहला उसका जो फिर लड़ाई लड़ा 1526 ईस्वी में, तो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ, पानीपत का युद्ध था, और उस इब्राहिम लोदी को हराकर, और यहाँ पर याद रखना दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा को पर अपना कब्जा जमा लिया। तो दो बात को याद रखना, पहली बात कि 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध में किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, और इब्राहिम लोदी हारने के बाद कहाँ को अपने कब्जे में कर लिया, तो दिल्ली और आगरा दोनों को, दिल्ली और आगरा दोनों को। अब आगे देखिए, यहाँ पर है कि 16वीं शताब्दी में युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रयोग किया था। तो इस बात को भी याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है इसे पूरा वाक्य कि जो गोलाबारी तोप था, तो किस मुगल ने सबसे पहले उसका प्रयोग किया था, तो बाबर ने ही थे जो तोप और गोलाबारी का प्रयोग किया था। और किस लड़ाई में, कभी कभी पूछता है किस लड़ाई में बाबर ने तोप और गोलाबारी का प्रयोग किया था, तो ये पानीपत के प्रथम लड़ाई में ही, पानीपत का 3 लड़ाई हुआ था, तो याद रखना पानीपत के प्रथम लड़ाई में ही प्रयोग हुआ था। इतना आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, अब प्रश्न आ गया। तो अब देखिए, अगर आप इन 2 पेज को एकदम ठीक से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को एकदम आसान से कर ले जाएंगे, और अगर ध्यान नहीं दिए होंगे फिर आप समझ सकते हैं कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए लिखा गया है, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल के बारे में बताया गया है कि जो मुगल थे, मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। तो ये बात सही है, ये बात सही है कि जो मुगल थे वे 2 महान शासक के वंशज थे। और दूसरा है, मुगल माता की ओर से चीन के तांग वंश के थे, और पिता की ओर से ईरान या इराक के वर्तमान तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो सही है। देखिए यहाँ ये जो पिता की ओर से ईरान और इराक वर्तमान तुर्की, यहाँ तक सही है, पर माता की ओर से वे मंगोल या मंगोल शासक चंगेज खा के वंशज थे, चंगेज खा के वंशज थे। तो ये बात हमारा गलत हो गया, ये बात हमारा गलत हो गया, और पहला सही है। अब लास्ट में क्या पूछा गया है, उपयुक्त में से कौन सा असत्य है। तो हमारा क्या है, पहला तो सही है पर दूसरा असत्य है, तो हमारा हो जाएगा ये दूसरा, हमारा ये दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछा गया है, तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए, इस प्रश्न को लिखा गया है, निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं। ध्यान रखना दोस्तों, आप जब परीक्षा हॉल में जाना तो इस बात को भी याद रखना। बहुत लोग ध्यान देते देते भी एक आध दो प्रश्न ऐसे ही गलती करके आते हैं कि वे सत्य असत्य ही नहीं पढ़ते हैं, सत्य ही मान लेते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ज़्यादा नहीं, सबके लिए सबके साथ हुआ है, तो इसीलिए जब भी प्रश्न पढ़िए ध्यान से, सत्य और असत्य पूछा गया है कि सत्य पूछा गया है, ध्यान से उसको सुन लीजिए। तो आगे देखिए, लिखा गया है कि इस जो दिया गया है कथन, इसमें से कौन सा असत्य है। मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। तो देखिए दोस्तों, ये एकदम बिल्कुल गलत है। वे अपने आप को मंगोल कहलाना एकदम पसंद नहीं करते थे। मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया, ये बात सही है दोस्तों। अभी देखिए, जैसे कि हमने हाईलाइट कर करके बताया है, ये पूरा वाक्य से रखा है, आप समझ सकते हैं कैसे प्रश्न बनाया है। अब पूरा ऐसे वाक्य को पहला दूसरा करके ऐसे पूरा ऐसे लाइन ऐसे रख दे रहा है, और आप ऐसे अगर थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप यही है कि तुक्का लगाकर आएंगे, और इसका कोई ट्रिक नहीं होता है।
बहुत लोग ट्रिक के भी चक्कर में रहते हैं, तो ये बात गलत है। तो देखिए यहाँ पर है, पहला क्या था, वो मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, पर इसमें है कि वो पसंद करते थे, इसलिए ये गलत हो गया ना। दूसरा है, मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया, ये बात सही है। दूसरा है, प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया और तैमूरों के साथ बनवाया था, न कि मुगलों के साथ। मुगल तो वो सब कहलवाना पसंद ही नहीं करते थे। तो देखिए हमारा दूसरा भी, ये तीसरा भी सही है, पर हमारा गलत कौन है, तो पहला। और ये गलत पूछा भी गया है कि कौन सा असत्य है, तो हमारा हो जाएगा पहला क्या है, असत्य है, और दोनों हमारे सही हैं। आगे देखिए, लिखा गया है 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुई पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्र पर अपना कब्जा किया। अब कैसे हम बताएं आपको, कि कितना इम्पोर्टेंट है हर एक बात को। अब देखिए, अब अगर इस प्रश्न में चाहता तो ये भी पूछ सकता था कि बाबर का पानीपत में किसके साथ युद्ध हुआ था। पूछ सकता था ना कि इब्राहिम लोदी के साथ, ऐसे भी पूछ सकता था ना। या तो ये भी पूछ सकता था कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में, ये भी तो पूछ सकता था। अब पूछा कैसे है, देखिए पूरा ऐसे वाक्य को उठाकर एकदम हेर फेर करके पूछा गया है। और अगर आप ऐसे थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं आप कहाँ जाएंगे। तो देखिए पूछा गया है, वो पहले प्रश्नों में पूरा उत्तर दे दिया, जो जो आपको याद है उसको पहले दे दिया। तो देखिए लिखा है 1526 में दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुई पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्र पर कब्जा किया। अब देखिए हम हाईलाइट करके बताए थे, और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जान लीजिए वहाँ धराशायी होकर या तुक्का मार कर आएंगे, जान लीजिए। तो देखिए हम हाईलाइट करके बताए थे, हम एक बार दिखाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर था दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा किया था। और जैसे कि हम आपको दिखा भी दें, यहाँ पर देखिए अभी जब हम पढ़ा रहे थे थ्योरी तो इसको हाईलाइट करके बताए थे। देखिए ये सब जो है, ये सब तो सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पर कैसे पूछ रहा है, उसका पूछने का तरीका देखिए दोस्तों। आगे आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा क्यों जरूरी होता है एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना। तो देखिए आगे है, अब इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा है अकबर का शासन 1615 में। अब देखिए उत्तराधिकारी की मुगल परंपरा। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछता है बार बार। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है जो उत्तराधिकारी होते थे, अर्थात जैसे कि इसके पहले हम सब पढ़ें कि क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, पर जो मुगल लोग थे, मुगल लोगों में ऐसा नहीं होता था। तो याद रखना, आगे देखिए लिखा गया है, बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो मुगल थे, श्रेष्ठाधिकार, अर्थात श्रेष्ठाधिकार का मतलब वही जो बेटा उसमें से श्रेष्ठ रहता था, जो ज्येष्ठ होता था, श्रेष्ठाधिकार नहीं, ज्येष्ठाधिकार अर्थात जो उसमें से सबसे बड़ा होता था, श्रेष्ठाधिकार नहीं, सॉरी दोस्तों। तो इसके लिए देखिए श्रेष्ठाधिकार नहीं, ज्येष्ठाधिकार अर्थात जो ज्येष्ठ होता था, जो बड़े होते थे के नियम में विश्वास नहीं करते थे। जो मुगल लोग थे वे ज्येष्ठाधिकार के नियम को नहीं मानते थे, नहीं मानते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत, फिर से देखिए दोस्तों, कि इसके विपरीत, किसके विपरीत, वे ज्येष्ठाधिकार के विपरीत वे सब उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाते थे। अब देखिए ये सहदायाद क्या था, तो यहाँ पर आगे लिखा गया कि जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। तो देखिए पहले क्या होता था कि जो ज्येष्ठ पुत्र रहता था उसी को सौंप दिया जाता था। अब चाहे वो अयोग्य रहे, चाहे जैसा रहे, उस शासक वही बनता था जो ज्येष्ठ होता था। पर जो ये मुगल थे, ये मुगल ऐसा नहीं माने। वे क्या करते थे, तो इसमें देखिए मुगल और तैमूर वंश का एक शब्द है कि सहदायाद,
उन्होंने अब सहदायात का मतलब क्या है, तो उसने बताया कि जितना भी रहता था, जितना भी जैसे मान लीजिए पिता का जितना भी कब्जा किए रहते थे और उनके पास जितने पुत्र थे उन पुत्रों में पूरा बांट दिया जाता था, यही था। तो देखिए यहाँ पर है समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, विभाजन कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपके अनुसार उत्तराधिकारी कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या श्रेय ज्येष्ठाधिकार या सहदायत। तो आप समझ सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, तो यहाँ पर इससे नहीं पूछते हैं। देखिए आगे है कि मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, जो मुगल थे उसको अन्य शासक के साथ संबंध था। तो देखिए पहले यहाँ पर बॉक्स पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए लिखा गया है राजपूतों के साथ मुगलों का शादियाँ, जहांगीर की माँ, जो जहांगीर की माँ थी वह कछवा की राजकुमारी थी। तो इस बात को याद रखना दोस्तों, अभी प्रश्न बना है, दिखाएंगे हम आप सबको। तो यहाँ पर लिखा गया है जो जहांगीर की माँ कहाँ की, कछवा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर, कहाँ की, अंबन, उस समय का अंबन था और जो वर्तमान में इस समय अब जयपुर हो गया है, कि राजपूत शासक की बेटी थी। किसकी, जो कछवा राजकुमारी थी वह इस समय जयपुर राजपूत की बेटी थी। इस समय जो जयपुर है उस समय वो अंबर था, उस समय की वो राजपूत की बेटी थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। तो याद रखना जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी जो इस समय जयपुर में है। पर शाहजहां की माँ कहाँ की थी, तो राठौर राजकुमारी थी। शाहजहां की माँ राठौर राजकुमारी थी और वह जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह मारवाड़, कौन, शाहजहां की माँ मारवाड़, वह जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इस बात को याद रखना दोस्तों। अभी हम ये जो है बॉक्स, इसी बॉक्स से 2 प्रश्न बना है और अगर आप ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो आप धराशायी हो जाएंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है मुगलों ने अन्य शासकों के साथ संबंध। लिखा गया है कि मुगलों ने उनके शासक के विरुद्ध लगातार अभियान करते रहे ना, उन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से अपनी सत्ता स्वीकार की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट नहीं किए हैं, बट इस बात को याद रखना, क्योंकि ये कथन को पूछा गया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए पहले क्या था कि जब मुसलमान जो मुगल थे वे शक्तिशाली नहीं थे ना, तो वे जब शक्तिशाली हो गए तो जो और अन्य राजा थे तो उनकी शक्ति को देखकर स्वेच्छा से अपना सत्ता स्वीकार कर लेते थे, अपना पराजय स्वीकार कर लेते थे, याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब देखिए जैसे राजपूत बताया गया कि अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों की विवाह करने और उच्च पद प्राप्त किए। किसने, राजपूत ने। जब मुगल थे वे और ज़्यादा शक्तिशाली हो गए तो जो राजपूत थे वे अपने बेटियों का शादी मुगलों के घर करने लगे। यहाँ पर ऐसा बताया गया है। आगे देखिए परंतु कईयों ने विरोध भी किया। तो देखिए इतना तो सब लोग जान जाते हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो इतना सब लोग जान जाते हैं कि जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो कईयों राजपूतों ने अपना विवाह उनके खानदान में करने लगे। तब पर भी कोई शासक था, बहुत लोग शासक ने विरोध भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए उसी शासक में एक शासक थे। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रश्न आ गया है, तो पहले इस प्रश्न को कर लेते हैं। तो लिखा गया है कि मुगल उत्तराधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जो मुगल का उत्तराधिकारी रहते थे उसके संदर्भ में है। तो लिखा गया मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र ही पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो ये बात एकदम सरासर गलत है, क्योंकि
वे इसको नहीं फॉलो करते थे कि जो ज्येष्ठ पुत्र थे वही राजा बनेगा। आगे है दूसरा कि उत्तराधिकारी में शहदायाद की मुगल और तैमूर वंश की प्रथा को अपनाए, तो ये बात सही है। और इस शहदायाद में क्या होता था कि जितना भी पिता की संपत्ति रहती थी और उनके जितने पुत्र रहते थे उनमें बराबर बराबर बांट दिया जाता था, तो ये बात सही है। तो हमारा हो जाएगा दूसरा सही है, पहला गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप सबको। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो मुगल थे जब उन्होंने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए तो जो राजपूत थे वो अपना विवाह, अपनी बेटियों का विवाह मुगल के घरानों में कराने लगे। पर बहुत लोग इनका जो करा रहे थे विवाह, इसका विरोध भी थे या विरोधी भी थे। अब इस विरोधी में देखिए एक थे कौन, क्या नाम था, तो एक नाम था मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, अर्थात स्वीकार नहीं किए। कौन थे, याद रखना, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। कौन थे, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। लंबे समय तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम मुगलों के खानदान में शादी नहीं करवाएंगे अपने बेटियों का, अर्थात उनको अपने यहाँ नहीं राज करने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। तो देखिए मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया ना, इनकार करते रहे। परंतु जब वे हारे तो, अर्थात जब मुगलों ने उनको हराया तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। अर्थात जब मुगलों ने उनको हराया तो ये नहीं कि जब वे नहीं मान रहे थे, ये नहीं कि जब मुगलों ने हराया तो उसको मार दिया, ऐसे नहीं, उनको एकदम सम्मान दिया। तब पर भी जब हार भी गए तब पर भी जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे उनका सम्मान किया। तो उन्हें कई जागीरे वतन, किसको, सिसोदिया को कई जागीरे वतन, याद रखना, कई जागीरे वतन जागीर के रूप में वापस दिया। अब जागीर क्या होता है आगे बताया जाएगा। तो देखिए कई जागीरे वतन के रूप में उन्हें वापस दिया। जागीरे एरिया होता है तो उसको हम जागीर बोलते हैं, अर्थात जो भूमि के रूप में कर हमें मिलता है तो उसी भूमि को हम जागीर बोलते हैं। आगे देखिए लिखा गया है कि पराजित करने परंतु अपमानित न करने, मतलब उन्होंने पराजित किया पर अपमानित नहीं किया। बीच सावधानी से बनाए रखने संतुलन के वजह से मुगल भारत के अनेक शासक और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया, परंतु यह संतुलन तो हमेशा के लिए बरकरार रखना कठिन था, अर्थात हमेशा बनाए रखना कि हाँ हम ही राजा रहेंगे, ये बहुत कठिन था। अब आगे देखिए, तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ तक अब हम सब पढ़ें, यहाँ तक याद रखना। अब इसके आगे से मनसबदार और जागीरदार, कहाँ से, तो मनसबदार और जागीरदार, इस पॉइंट से अब हम सब आगे पढ़ेंगे। इस जो पार्ट है इसको हम सब 2 वीडियो में करेंगे। तो देखिए दोस्तों टाइम तो लग रहा है, पर अगर एक बार आप सब ऐसे पढ़ लेंगे तो आप सबके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा हर एक पॉइंट, हर एक मैटर। तो चलिए अब मिलते हैं इसी चैप्टर के अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ये वीडियो अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो कि वो भी अपना जो भी हो दोबारा देने जा रहे हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में देने जा रहे हैं, तो अपना ठीक से पढ़कर और अच्छे से पास करके आएँ। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में।